Okay, welcome to Portfolio Management. Question 124. सिल प्रैक्टिस में क्वेश्चन 124 है जो कि मई 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। तो स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ए हैज़ अ पोर्टफोलियो हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। तो इस बार 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो दिया गया है। इसके पहले 2 क्वेश्चन आए थे 3-3 वाले, अब 4, इसके बाद 6। ठीक है, बीटा दिया हुआ है, रैंडम एरर दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। रैंडम एरर ब्रैकेट में लिखा हुआ है EI, सिग्मा EI। सिग्मा EI मतलब ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। इंडिविजुअल स्टॉक का आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है, वेट्स दिया हुआ है, और फिर आपको दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क of the portfolio if the standard deviation of the market index sigma m is 18%। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम मार्कोविट्स मॉडल से सॉल्व करेंगे या शार्प इंडेक्स मॉडल से सॉल्व करेंगे। तो मार्कोविट्स मॉडल से सॉल्व करना होगा तो आपको स्टॉक का वेट चाहिए, वो दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है। तो ऐसा डेटा को देखकर लगता है कि उनका उद्देश्य है आपसे शार्प इंडेक्स मॉडल से सॉल्व करवाना, क्योंकि शार्प इंडेक्स मॉडल से आप सॉल्व करोगे, एक तो 4 स्टॉक है, तो मार्कोविट्स मॉडल में वैसे भी फॉर्मूला बहुत ही बड़ा हो जाता है और जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं लगता है यहाँ पे कि उससे आप सॉल्व कर पाओगे। इज इट राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको शार्प इंडेक्स मॉडल से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी? एक तो लगेगा आपको पोर्टफोलियो बीटा, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक रिस्क, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, नीचे सिग्मा एम दिया हुआ है। तीसरा आपको लगेगा पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो भी आप निकाल सकते हैं इस लास्ट के 2 कॉलम से, और उसके बाद उनको हम ऐड कर देंगे तो आपको पोर्टफोलियो का रिस्क मिल जाएगा। ठीक है, अब रिस्क को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इस क्वेश्चन में कि वेरिएंस के फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड डेविएशन। हम दोनों आंसर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको शार्प इंडेक्स मॉडल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल स्टॉक का अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क स्पेसिफाइड है तो बेटर रहेगा कि वैसे सॉल्व करो। शार्प इंडेक्स मॉडल, फर्स्ट स्टेप 1, पोर्टफोलियो बीटा इनटू ब्रैकेट वेटेड एवरेज बीटा। क्वेश्चन में वेट्स दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखना। ये हो गया बीटा ऑफ एल इंटू वेट ऑफ एल, लास्ट कॉलम, सेकेंड एंड लास्ट कॉलम के फिगर्स को लेना है। 1.60 इंटू 0.25 प्लस 1.15 इंटू 0.30 प्लस 1.40 इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 0.20, ये हो गया पोर्टफोलियो बीटा। अब आप इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल है, 1.295। एग्जाम में आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी बीटा वेट, वेट इंटू बीटा और टोटल, जैसा हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में किए थे। स्टेप 2 लिखेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। बीटा पी स्क्वायर, अभी आपने बीटा पी निकाला 1.295 स्क्वायर इंटू सिग्मा एम। क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ मार्केट का 18%, तो 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर। तो इस बार हम क्या करेंगे, पूरा जो डिजिट दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। 543.3561, ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क, दैट पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द मार्केट।
स्टेप 3 लिखेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, अनसिस्टमैटिक रिस्क USR। अब यहां पे आपको इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है, रैंडम एरर दिया हुआ है। सो रैंडम एरर डिनोट्स अनसिस्टमैटिक रिस्क। 4 स्टॉक है तो वेटेड एवरेज लेंगे WL स्क्वायर इंटू सिग्मा EL स्क्वायर प्लस WM स्क्वायर सिग्मा EM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इंटू सिग्मा EN स्क्वायर प्लस WK स्क्वायर इंटू सिग्मा EK स्क्वायर। लिखने के पश्चात डेटा पुट करना है, लास्ट के 2 कॉलम को पकड़ो और उन सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में रैंडम एरर स्टैंडर्ड डेविएशन EI लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वेट कितना है पहले वाले स्टॉक का, लास्ट कॉलम में देखना 0.25 है, तो 0.25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर प्लस 0.025 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, राइट। अभी आप सॉल्व करो शांत मन से, सॉल्व करना, चेक करना आंसर 17.755 17.755। स्टेप 4 लिखेंगे टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू ब्रैकेट वेरिएंस। टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल इज सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क इज 543.3561, अनसिस्टमैटिक रिस्क है 17.755 17.755। ऐड करेंगे तो ये आएगा 561.11, ये हो गया वेरिएंस। अब आप उसको कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस इक्वल टू 561.11 अंडर रूट, स्क्वायर रूट प्रेस करना, you will get 23.687%। यहाँ पे इसको परसेंटेज स्क्वायर दे दो, यहाँ पे इसको परसेंटेज स्क्वायर दे दो। नोट लिखना, रैंडम एरर इन द क्वेश्चन denotes unsystematic risk, denotes unsystematic risk। okay, random error in the question denotes unsystematic risk, random error in the question denotes unsystematic risk। तो ये हो गया आपका 124 नंबर क्वेश्चन। अब एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 121, क्वेश्चन नंबर 121। अब उसमें 6 स्टॉक आएंगे और उसका रिस्क पूछेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 121 लेफ्ट पेज पे है, प्रीवियस पेज पे मिल जाएगा आपको, टिक करना उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन आपकी RTP से लिया हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा ऑफ 6 शेयर्स आर अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर आपको 6 स्टॉक दिए गए हैं, पहले 3 दे रहे थे, फिर 4 दिया, अब 6 दिया, बच्चे की जान ले लेंगे ये। एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 स्टॉक हैं। एंड सपोज रिस्क फ्री रेट इज 4%। अब इस क्वेश्चन में कुछ और वेरिएबल ऐड करेंगे वो, शार्प इंडेक्स मॉडल तो आपसे यूज करवाएंगे ही, कुछ और भी करवाने वाले हैं। सपोज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4% and market return is 6% and standard deviation of market is 10%. You are required to compute which security is undervalued and which is overvalued। बहुत ही
सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है सेकेंड कॉलम में, बीटा दिया हुआ है, आरएम आरएफ दिया हुआ है। तो पहले आप सीएपीएम रिटर्न निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर सीएपीएम, और उसके बाद रिक्वायर्ड रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे और देखते हैं कौन अंडर वैल्यूड है कौन ओवर वैल्यूड है। तो क्वेश्चन देखकर एग्जाम में घबराना नहीं है, कम से कम ये 2 मार्क्स तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। उसके बाद अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अज्यूम दैट फंड्स आर इक्वली इन्वेस्टेड, अंडरलाइन इक्वली इन्वेस्टेड। तो 6 स्टॉक है तो हर एक का वेट होगा 1/6, हर एक का वेट होगा 1/6। देन कंप्यूट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। ये आपका क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, अगर सबका वेट इक्वल है तो हम एवरेज, सिंपल एवरेज भी ले सकते हैं, सिंपल एवरेज भी लेंगे तो हमारा आंसर आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, अब उसके लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया कि शार्प इंडेक्स मॉडल है या मार्कोविट्ज मॉडल है। ओके, शार्प इंडेक्स मॉडल है या मार्कोविट्ज मॉडल है। तो अब 6 स्टॉक का अगर आप मार्कोविट्ज मॉडल लगाओगे तो जरा समझो क्या होने वाला आपके साथ। अगर आप इसको मार्कोविट्ज मॉडल से सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये जो 6 स्टॉक है इनका वेरिएंस को ऐड करना पड़ेगा आपको 6, और सभी को वेरिएंस टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल आपको मैंने पहले बताया था कि 6 × 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसमें 6 माइनस हो गया वेरिएंस टर्म्स, बचे 30 डिवाइड बाई 2, तो 15 को वेरिएंस टर्म्स अंदर आएंगे, 6 + 15। ओके, टोटल ऐसे आपको 21 टर्म्स वेरिएंस के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐड करना होगा। 6 वेरिएंस टर्म्स और 15 को वेरिएंस टर्म्स, पहले लिखना और उसके बाद ऐड करना। दिक्कत क्या है कि आपको कोरिलेशन या कोवेरिएंस नहीं दिया हुआ है, तो पहले कोरिलेशन या कोवेरिएंस निकालने के लिए भी आपको 6 वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके, 6 नहीं 15 वर्किंग करनी पड़ेगी। बीटा ए, फॉर्मूला आपने पढ़ा था आज, बीटा ए इंटू बीटा बी जो कि दिया हुआ है इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एम 10%, सॉरी ये 6 नहीं। तो ऐसे जितने भी पेयर्स हैं पहले उनका कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप वो बड़े वाले फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो 2 वर्किंग लगेगी उसके लिए बड़ी बड़ी। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, गेस करो, इसको मैं शार्प इंडेक्स मॉडल से सॉल्व कर दूंगा। शार्प इंडेक्स मॉडल में बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर सिस्टमैटिक हो जाएगा, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं उससे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं। बोलो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, बीटा ऑफ द स्टॉक दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया है, तो क्या आप हर इंडिविजुअल स्टॉक का पहले अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं? हाँ, सिस्टमैटिक रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू अनसिस्टमैटिक। तो 6 स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लो और उसके बाद वेटेड एवरेज अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लो और उसके साथ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ऐड कर दो। हो गया ना जल्दी। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो आप दोनों मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शार्प इंडेक्स मॉडल से इजी रहेगा। बाकी दूसरे मॉडल में आपको बहुत ही कैलकुलेशन का लोड बढ़ जाएगा। 15 कोवेरिएंस टर्म्स निकालने पड़ेंगे आपको, ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, ए और ई के बीच, ए और एफ के बीच, ऐसे। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर में एक नया क्वेश्चन आज आया है, 3rd नंबर। सपोज इफ द अबव पोर्टफोलियो is invested in with a margin of 40% and cost of borrowing is 4%, then what will be the position? अब ये क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। सपोज इफ द अबव पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन विथ मार्जिन ऑफ 40% एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज 4%, देन व्हाट विल बी द पोजीशन। यानी आपने क्या किया,
आपने अगर पोर्टफोलियो 1 रुपए का है, ये सारा इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपने 40 पैसा बोरो किया और बोरो करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। 40 पैसा बोरो करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, स्टॉक में 1 रुपया 40 पैसा इन्वेस्ट हो गया है और आपकी बोरिंग है 40 पैसे। ठीक है, तो बोरिंग को हम नेगेटिव वेट देंगे, बोरिंग को हम नेगेटिव वेट्स देंगे। ठीक है, ध्यान रखना पूरे सिलेबस में, इस चैप्टर में, अगले भी किसी चैप्टर में बोरिंग को क्या करना, नेगेटिव वेट। तो हमारा टोटल वेट 1 आना चाहिए, 1 आ गया। 1 रुपया 40 पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, 40 पैसा बोरो किया है, तो मेरा टोटल वेट हो गया 1। आपको फिर से पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि बोरिंग का बीटा 0 लेंगे, बोरिंग का बीटा 0 लेंगे, तो पोर्टफोलियो रिटर्न फिर से निकालेंगे। उस केस में मेरा वेट होगा स्टॉक्स का 1.40 और बोरिंग का वेट होगा -0.40। बोरिंग पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उतना हमें माइनस करना होगा, उतना हमें माइनस करना होगा। और उसके बाद हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकालेंगे। उस केस में हमारा पोर्टफोलियो का वेट हो जाएगा 1.40। ओके, स्टॉक्स का वेट हो जाएगा 1.40 और जो भी रिस्क आपका यहाँ पर आया है उसको हम लेंगे, क्योंकि जो बोरिंग है उसका रिस्क, उसका बीटा 0 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब मैं पहुँचूंगा तो फिर से बताऊंगा, एक एक करके आराम से शांत मन से। अभी हमारा सारा ध्यान क्या होना चाहिए, कौन सी स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सी अंडर वैल्यूड है, उस पे होना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए CAPM रिटर्न। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग overvalued oblique undervalued securities using CAPM. Identifying overvalued oblique undervalued securities using CAPM. अब एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, पहले भी हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए हैं। सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, CAPM रिटर्न। CAPM रिटर्न का मतलब है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, और स्टेटस मतलब ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या करेक्टली वैल्यूड है। 4 कॉलम ड्रॉ कर लिया, एक एक लाइन छोड़कर लिखो। सिक्योरिटी 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ 5 10 11 12.5 15 16। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, 5 आप करना, ठीक है। तो RF कितना दिया हुआ है आपको, RF दिया हुआ है 4%, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 दिया हुआ है 0.70, RM दिया हुआ है 6 एंड RF दिया हुआ है 4। मार्केट रिटर्न इज 6%, तो ये आप 2 इंटू 0.7 प्लस 4 5.4 आ रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस, रिक्वायर्ड रिटर्न इज मोर। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है अगर रिक्वायर्ड रिटर्न से, तो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। ये सिक्योरिटी से आपको कम रिटर्न मिल रहा है, जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है। ऐसा तब होगा जब वो स्टॉक महंगा होगा, ऐसा तब होगा जब वो स्टॉक महंगा होगा, ठीक है। तो अभी आप बाकी 5 कैलकुलेट करो, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। स्टार्ट सॉल्विंग, बहुत इजी है, विदाउट कैलकुलेटर भी हो जाएगा। अपने से करना है, हर बार मैं नहीं कर सकता।
चलिए आंसर चेक करते हैं, टाइम ओवर। सेकेंड आंसर आ रहा है 6.10। इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड, ठीक है। तीसरा चेक करना, तीसरा है 5.90, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड। चौथे केस में आंसर आ रहा है 6.2, 6.2 एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड। पांचवें केस में 6.8 आ रहा है आंसर, बराबर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड। लास्ट केस में 7.40 आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड। तो सिर्फ पहला वाला ओवर वैल्यूड था और बाकी के 5 अंडर वैल्यूड है। इज इट राइट? तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब उसको भूल जाओ क्योंकि उसका आगे अब कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट इक्वल 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 यानी 1/6 सभी में है। तो जैसा कि हमने कई बार कहा है कि अगर वेट्स इक्वल है तो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम आएगा। अगर वेट्स इक्वल हो, जैसे इस एग्जांपल में इक्वल है, 1/6 है, तो मैं 1/6 लिखूंगा तो 1/6 कॉमन हो जाता है। स्टार्ट। स्टेप 2 पोर्टफोलियो रिटर्न। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 5 + 10 + 11 + 12.5 + 15 + 16/6। तो चेक करना आंसर, इज इट 11.58%? चेक करना, बगैर चेक किए मत बोलना कुछ भी। 11.58%। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हम शार्प इंडेक्स मॉडल यूज करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए पोर्टफोलियो बीटा। उसके लिए आपको लगेगा पोर्टफोलियो बीटा। सिंस वेट्स आर इक्वल, पोर्टफोलियो बीटा विल बी वेटेड एवरेज बीटा विच विल बी इक्वल टू सिंपल एवरेज बीटा, क्योंकि वेट्स इक्वल है। फिर से एक बार बता दूं, अगर वेट्स इक्वल हो तो सिंपल एवरेज ले सकते हैं। तो क्वेश्चन सामने ऐड करना, 0.7 + 1.05 + 0.95 + 1.1 + 1.4 + 1.7 डिवाइड बाई 6 करेंगे। चेक कर लेना आंसर, कॉपी करने के पहले आंसर चेक करना। इज इट 1.15? ये परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, बीटा है, जस्ट 1.15 लिख दो। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं। तो स्टेप 4 क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ये 1.15 है, 1.15 बीटा स्क्वायर लेना है आपको, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट नीचे दिया हुआ है आपको 10, 10 स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन से आपको आंसर आएगा 1.15 टाइप करो, स्क्वायर करो, इंटू 100 करो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 132.25, 132.25, राइट। ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। अब यहाँ पे जो मेन जो कैलकुलेशन है लोड, वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, पहले मैं आपको टेबल ड्रॉ करवाऊंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे और उसके बाद हम W स्क्वायर इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ, लिखो सिक्योरिटी, थोड़ी प्रैक्टिस करने से ही होगी और बहुत इजी है, चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन में आपको इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है,
इसके पहले के दो क्वेश्चन किए थे ना, उसमें आपको डायरेक्टली वेरिएंस दिया था, तो मैंने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे और उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे सिग्मा स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस। एक कॉलम बीटा लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे। स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला वही है, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। ओके, पहले हम वेरिएंस के फॉर्म में करेंगे और बाद में हम एंड में स्क्वायर रूट ले लेंगे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए। तो अब आप देखो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में स्टॉक का वेरिएंस है और कॉलम नंबर 5 में सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक है। तो दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा तो स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। बोलो ना हाँ, स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा 6 = 3 - 5। और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, W स्क्वायर इंटू सिग्मा ई स्क्वायर फॉर ऑल द स्टॉक एंड द समेशन ऑफ दैट। तो यहाँ पे इस कॉलम में क्या होगा, हर एक स्टॉक का W स्क्वायर इंटू सिग्मा ई स्क्वायर आ जाएगा और बाद में मैं टेबल में ऐड कर दूंगा। तो मेरे को ये जो लास्ट कॉलम का जो टोटल मिलेगा दैट विल बी द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। कैसा लगा, अच्छा लगा? तो कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस, बीटा, बीटा से निकालेंगे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए लास्ट कॉलम W स्क्वायर इंटू सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। पहले ये जो कॉलम है सिक्योरिटी वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 9 14 12 20 17.5 25। और ये बीटा दिया हुआ है 0.7 1.05 0.95 1.1 1.4 1.70। स्टॉप। अब कैलकुलेशन के 4 कॉलम बचे हैं। सबसे इजी है कॉलम नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे 10 सेकेंड दूंगा, सारे नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लेकर लिख लो। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। स्टार्ट फास्ट, कम ऑन। चेक 81 196 144 400 17.5 स्क्वायर 1306.25 एंड 625। अब आपको सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, मैं आपको वापस 10 सेकेंड दूंगा। कैसे निकालना है, पहले ये बीटा का स्क्वायर करना, बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस। वेरिएंस ऑलरेडी आ चुका है, वेरिएंस ऑलरेडी आ चुका है, तो जस्ट इसको स्क्वायर करो, 0.70 स्क्वायर इंटू 81 करना, 0.70 स्क्वायर इंटू, सॉरी नॉट 81, माय मिस्टेक, सिग्मा एम स्क्वायर है। सिग्मा एम मतलब 10 का स्क्वायर, सिग्मा एम का मतलब 10 स्क्वायर। तो हर बार 10 स्क्वायर यानी 100, यानी काम बहुत इजी है। इस नंबर का स्क्वायर करो और इंटू 100 कर दो, 49। 1.05 का स्क्वायर करो इंटू 100, ये सिग्मा एम स्क्वायर है। सिग्मा एम 10 दिया है क्वेश्चन में, 110.25, 110.25, 0.95 स्क्वायर, ओके, इंटू 100, 90.25, 1.10 स्क्वायर इंटू 100, 121, 1.4 स्क्वायर इंटू 100, 196, 1.7 स्क्वायर इंटू 100, 289। चेक करना, इसके टोटल का कोई काम नहीं है, अननेसेसरी टोटल करके कोई मतलब नहीं है, टोटल सिर्फ लास्ट कॉलम का चाहिए। हमारा उद्देश्य पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, उसके लिए आपको लास्ट कॉलम का टोटल चाहिए, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अब एक कॉलम नंबर 6 बहुत इजी है। 3 में है वेरिएंस यानी टोटल रिस्क, 5 में है सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क
माइनस सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू अनसिस्टमैटिक रिस्क। कंप्लीट करेंगे। कॉलम नंबर 3 -5, 81 -49, 196 -110.25। इस तरह करते जाओ, 5 सेकेंड बाद आंसर चेक करेंगे। 5 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ओवर। चेक। 32 85.75 53.75 279 110.25 एंड 336। राइट। ये हो गया सिग्मा ई स्क्वायर, यानी हमारे जो नेक्स्ट कॉलम है उसका सिग्मा ई स्क्वायर यहां से ले लेंगे। वेट स्क्वायर, वेट सबका बराबर है, वेट सभी का बराबर, यानी वेट 1/6 है। 1/6 का स्क्वायर कितना होता है? 1/36। यानी आपको इस नंबर को इंटू 1/36 करना है। इंटू 1/36 मतलब क्या करो, ये नंबर लो और 36 से डिवाइड कर दो। एक मैं करके दिखाता हूं। ओके, उसके बाद बाकी 5 आप करेंगे। आपको 1/6 स्क्वायर यानी वेट का स्क्वायर 1/6 स्क्वायर इंटू सिग्मा ई स्क्वायर, मतलब ये नंबर सिग्मा ई स्क्वायर ही ऑलरेडी 32। हमने बेसिकली क्या किया, कैलकुलेटर पे समय बचाओ, 32 डिवाइड बाय 36 कर दो तो आपको 0.8888 ऐसा दिखेगा। बहुत सारे 4 लिख दो। अब आप क्या करना, ये नंबर लो 36 से डिवाइड करो। 36 से क्यों? बिकॉज 1/6 स्क्वायर का मतलब 1/36। चलिए, रट्टा मार के मत जाना कि हमें हमेशा 36 से ही डिवाइड करना होता है। इस क्वेश्चन में 36, 5 क्वेश्चन का प्रॉब्लम रहा, 5 स्टॉक का और इक्वल वेट रहा तो 25 से डिवाइड करेंगे। चलो चेक करते हैं एक एक करके आराम से, शांत मन से। 85.75 डिवाइड बाई 36, 2.3919 मेमोरी प्लस। 53.75 अभी मेमोरी प्लस यूज कर लो। डिवाइड बाई 36, 1.4931 इक्वल टू मेमोरी प्लस। 279 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू मेमोरी प्लस 7.75। 110.25 डिवाइड बाई 36, 3.0625 मेमोरी प्लस। 336 डिवाइड बाई 36, 9.333 मेमोरी प्लस। अगर सारे नंबर मेमोरी प्लस में आपने ऐड किया है तो अभी लास्ट कॉलम का टोटल निकाल लो। ये आपको देगा लास्ट लाइन में पोर्टफोलियो अनसिस्टमैटिक रिस्क। पोर्टफोलियो अनसिस्टमैटिक रिस्क तो सॉल्व करना, तो आपका टोटल आ रहा है लगभग 24.9193। 24.9193। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था लेकिन हमने कर लिया। ठीक है, 24.9193। पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क हम निकाल चुके हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल चुके हैं, तो फिर बैठे किस लिए हो? टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्यों नहीं निकालते? लिखो स्टेप 6, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इनटू ब्रैकेट वेरिएंस is equal to systematic risk plus unsystematic risk। वन 132.25 याद है? स्टेप नंबर 4 का आंसर जाके चेक करो, प्लस स्टेप नंबर 5 का लास्ट कॉलम का टोटल 24.9193। सो दिस कम्स टू 157.1693। अब हम, ये हो गया वेरिएंस, ऊपर ब्रैकेट में लिखा भी है क्योंकि सब कुछ हमने वेरिएंस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ ले वो, तो क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू अंडर रूट रिस्क पूछा है। अब उन्होंने रिस्क का डेफिनेशन नहीं दिया कि कौन सा रिस्क चाहते हैं हमसे, तो हमने दोनों लिख दिया, वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी। जरा चेक करना स्क्वायर रूट क्या होता है 157
0.1693 स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है लगभग 12.54%। ओके, 12.54%। अगर आपको सिर्फ यहाँ तक पूछते तो आंसर कंप्लीट हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको और एक क्वेश्चन पूछा जो अभी तक का नया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में वापस लास्ट के 2 लाइन पढ़ता हूँ। 121 नंबर आप सबके सामने है। सपोज इफ द अबव पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन विथ मार्जिन ऑफ 14% एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज 4%, देन व्हाट विल बी द पोजीशन। तो कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ कर सकते हैं जहां पर आप बोरो करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बोरो का वेट नेगेटिव होगा, बोरो करेंगे तो वेट नेगेटिव होगा, इन्वेस्ट करेंगे तो वेट पॉजिटिव होगा, राइट। तो हमारे पोर्टफोलियो का 0.40 जो है वो हम बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे, तो पोर्टफोलियो का वेट हो जाएगा 1.40 और उसमें बोरिंग का वेट रहेगा -0.40, तो टोटल वेट स्टिल रहेगा 1। ओके, तो नीचे एक नोट लिखेंगे, आंसर ऑफ 3 लिख दो भले। when portfolio was when portfolio was margined out 40%, with cost of borrowing at 4%, the position expected return and risk will be as follows. The position expected return and risk will be as follows. अब ध्यान रखना, यहां पर आपने बोरो करके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो स्टॉक का वेट हो जाएगा 1.4 और बोरिंग का वेट होगा 4। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लोन लेकर आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप अपना रिस्क बढ़ाते हैं, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता है। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर जो स्टॉक्स है उनका वेट हो गया अभी 1.4। पोर्टफोलियो का रिटर्न हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। बोरिंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उतना हमें माइनस करना पड़ेगा अपने रिटर्न में से। 0.40 इंटू 4 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, पोर्टफोलियो पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका पहला आंसर होगा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1.40। 1.40 क्या है, पोर्टफोलियो का वेट। लोन लेने के बाद पोर्टफोलियो का वेट हो गया, ये पोर्टफोलियो का वेट हो गया है 1.40। ये क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेट किया था हमने, देखो कहीं जाके पीछे, ये होगा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। और ये -0.4 क्या है, ये वेट ऑफ बोरिंग। अब हमारे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव वेट और नेगेटिव वेट वाले आइटम हो गए हैं। वेट ऑफ बोरोइंग, और ये 0.04 क्या है, ये आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। तो बोरो करेंगे तो आपको रिटर्न नेगेटिव आएगा क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन उस पैसे से आपने पोर्टफोलियो में लगाया वो पैसा जिस पे आपको 11.58% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो आप पाएंगे कि आपका अब एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि 4% पे बोरो करके 11.58% पे आपने पैसा लगाया है, तो आपको थोड़ा सा रिटर्न बढ़ जाएगा। इज इट राइट? ये 11.58 हमने कैलकुलेट किया पोर्टफोलियो रिटर्न, आप देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर आएगा 0.14612, और उसको अगर आप चाहें तो ऐसे 14.612% लिख सकते हैं। एक बार मैं सब इरेज कर दूं और यहाँ लिखेंगे 14.612। जहाँ पहले आप 11.58% कमा रहे थे, अभी थोड़ा रिस्क लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाएगा 14.612, लेकिन अब आपका पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ेगा। तो नीचे लिखना पोर्टफोलियो रिस्क,
पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू अब पोर्टफोलियो का वेट हो गया 1.4 और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया था 0.1183, सॉरी 0.1183 तो गलत है, पोर्टफोलियो रिस्क आपने निकाला है ऊपर 12.4, 0.1254, इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है। तो एक बार मैं इसको वापस रिवाइज कर दूं, सब कुछ इरेज करके साफ सुथरा लिखता हूं। ये होगा 0.1254, तो 1.4 इंटू 0.1254 इज इक्वल टू 0.17556 इज इक्वल टू 17.556%। यहाँ पर स्टूडेंट पूछेगा कि आपने ये क्यों नहीं लिखा, बीटा स्टॉक का जो वेट था 0.04 और ये रिटर्न है, रिस्क जीरो है, ठीक है। बोरिंग या रिस्क फ्री एसेट का हम बीटा या रिस्क जीरो मानते हैं, तो उस केस में आपका ये पोर्शन जीरो ही होने वाला था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जिनको लिखना है वो ये लिखने के बाद -0.4 इंटू जीरो लिख सकते हैं, लेकिन -0.4 इंटू जीरो लिखोगे तो कोई आंसर पे इफेक्ट आएगा नहीं। तो ये हो गया आंसर कंप्लीट 17.556%। आईसीआई का आंसर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन एरर हुई है उनकी। ओके, अब अगर गौर से देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन एरर है उनका और उसकी वजह से आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। तो मेरी तरफ से अब ये आंसर कंप्लीट हो गया है। कुछ एक आध नोट्स मैं आपको लिखवा दूं, तो लिखेंगे आप नोट्स, आंसर के नीचे लिखना नोट लिखेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क इज कैलकुलेटेड using Sharpe index model, using Sharpe index model, right? क्या हम इसको मार्कोविट्स मॉडल से भी सॉल्व कर सकते थे? हाँ, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है उसमें। दूसरा बात आपको लिखना है, borrowings have negative weights, इसलिए हमने नेगेटिव वेट यहां पे लिया है। ओके, और फिर आपको लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोरिंग इज जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोरिंग इज जीरो, क्योंकि यहां पर हमने इस कैलकुलेशन में -0.4 इंटू जीरो लिख सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिख के, इसलिए कई बार हम समय बचाने के लिए नहीं लिखते। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोरिंग इज जीरो। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जहां पे आपको बोरिंग नेगेटिव आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आगे भी एक दो क्वेश्चन और आएंगे मे बी टुमारो, जहां पे नेगेटिव वेट्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो एक प्रैक्टिस में आपको और करवाना चाहता हूं, वेट्स कैसे असाइन करना है जब आप बोरो करते हो। तो जितना बोरो करोगे उतना नेगेटिव वेट और पोर्टफोलियो का वेट उतने से बढ़ जाएगा। पोर्टफोलियो का वेट अगर एक से ज्यादा है, इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में कुछ बोरोइंग है। क्वेश्चन नंबर 110, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन आरटीपी में आ चुका है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इंस्टीट्यूट के पास भी सारे क्वेश्चन का एक खजाना होता है और उस खजाने में से कुछ उतार देते हैं आपके पेपर में, कुछ लुटा देते हैं आपके पेपर में।
Following data are available to you as a portfolio manager. सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखकर आपको लगेगा अरे अभी तो किया था इसको। यहां पर भी 6 स्टॉक है, AOPQRST ये स्टॉक है। एक कंपोजिट इंडेक्स मतलब ये मार्केट का रिटर्न है, मार्केट है, मार्केट लिख दो ब्रैकेट में, मार्केट। मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, मार्केट का बीटा 1 होता है, नहीं भी दिया रहेगा तो 1 होता है, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है। और ये टी बिल यानी रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है। नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन टेबल के नीचे दिया था पिछले क्वेश्चन में, RF, RM एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। RF 8% है, RM 12% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 20% है। सिर्फ थोड़ा अलग ढंग से पूछा इसलिए मैं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग इसमें सस्ते में शहीद हो जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, which of the securities listed above are undervalued? Why? तो वापस आपको क्या करना है, ये जो 6 सिक्योरिटी है, लास्ट के 2 को छोड़ दो, इनका बीटा, RM और RF लेकर पहले रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस CAPM रिटर्न, और डिसाइड करेंगे कौन कौन सी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है। Question 2. Assume that a portfolio is constructed using equal portion of 6 stocks. इस बार भी वही क्वेश्चन, 6 स्टॉक है, सबका वेट इक्वल है, लिस्टेड अबव। What will be the expected return of such a portfolio? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब सिंपल एवरेज लेंगे इस बार क्योंकि सबका वेट इक्वल है। B. What would be the expected return of this portfolio? जो अभी हमने क्वेश्चन किया था पहले, if increased by 40% through borrowing fund with the cost of borrowing at 12%। तो इस बार क्या करेंगे हम, फिर से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, और इस लास्ट वाले आंसर में पोर्टफोलियो के स्टॉक का वेट होगा 1.40 और बोरिंग का वेट होगा -0.40। स्टॉक का वेट 1.40, बोरिंग का वेट -0.40, टोटल वेट हमेशा 1 आना चाहिए। तो पहले क्या करें, पहला आंसर लिख दे, पहले लिखो, ये आप ही करके बताओ मुझे, मैं थक गया ये क्वेश्चन कर करके। स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज यूजिंग CAPM। अब इस क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं पूछा है, रिस्क पूछता तो वापस फिर आपको पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ता। वो सारे स्टेप्स नहीं है यहाँ पे, बोलो तो मैं दे दूं होमवर्क में। कैलकुलेशन ऑफ और आइडेंटिफाइंग ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज यूजिंग CAPM। 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा, रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM एंड स्टेटस। 5 कॉलम। बीटा कॉलम अगर टाइम कम हो तो निकाल दो, टाइम है तो लिख लो। एग्जाम में ध्यान रखना है कि बीटा आपको वैसे भी इस आंसर में यहाँ पे लिखना ही है इस कॉलम में, तो लिख देंगे तो अच्छा है, जितना प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे उतना अच्छा है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। ओ एक एक लाइन छोड़ के लिखो, OPQRST। रिटर्न क्वेश्चन देखो, उन्होंने पॉइंट्स में दिया, एक्चुअली देना चाहिए था 32% और जस्ट दिया है उन्होंने 0.32, इसका मतलब 32% है। अननेसेसरी कंफ्यूजन करने के लिए, गरीब बच्चों से लूटने के लिए। 0.30, 0.25, 0.22, 0.20, 0.14, यहीं पे तक आके रुकना है। बाद का जो 2 आइटम वो मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न है। बीटा लिखना 1.70, 1.40, 1.10, 0.95, 1.05, 0.70। ये मैंने कर दिया, बाकी कार्यक्रम आप करना है। एक मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले काम करेंगे हम, CAPM रिटर्न निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे,
आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। कैलकुलेटर उठाओ, आर एम माइनस आर एफ करो। आर एम है 12, आर एफ है 8, तो 0.12 माइनस 0.08, यानी ये रिस्क प्रीमियम 0.04 आपका रहेगा। उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 0.08 ऐड करना है। तो अपने कैलकुलेटर पे हर बार क्या करेंगे आप, 0.04 लेंगे, इंटू 1.7 करेंगे यहाँ पे, और प्लस 0.08 करेंगे, तो आपका आंसर आ रहा है 0.148। ठीक है, वापस एक बार, 0.04 इंटू 1.40 प्लस 0.08, 0.136 आ रहा है क्या, चेक करो। 0.04 इंटू 1.10 प्लस 0.08, 0.124, 0.04 इंटू 0.95 प्लस 0.08, 11.8, 0.04 इंटू 1.05 इंटू प्लस 0.08 is 0.122, 0.04 into 0.70 plus 0.08 is 0.108, राइट। अब पहले मैं आपको टाइम दूंगा, आप इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। 10 सेकेंड में पूरे कंप्लीट करके लिख के रखो। 10 सेकेंड खत्म होने वाले हैं। अपने से ट्राई करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न को कंपेयर करना है, और यहाँ पे अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड लिखना है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है तो अंडर वैल्यूड लिखना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है तो ओवर वैल्यूड लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में क्या है, सारे के सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, जरूरी थोड़ी है कि ओवर वैल्यूड दिया ही जाएगा, सारे अंडर वैल्यूड हो सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना चाहते हैं, स्टूडेंट को लगेगा कि अरे 5 तो अंडर वैल्यूड है, छठे को तो ओवर वैल्यूड होना ही चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए। नहीं, जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती हम नहीं कर सकते। अब अगला सवाल है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो रिटर्न। 6 स्टॉक हैं, सबका वेट इक्वल है, तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक लेंगे और उसका वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। सबका वेट 1/6 है, तो आप सिंपल एवरेज ले सकते हैं। इस कॉलम को लेना, टोटल करके 6 से डिवाइड करना। लिखो नीचे स्टेप 2 लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, ये जितने भी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए गए हैं आपको उन सबका टोटल करो। ये 6 आइटम एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले कॉलम का डिवाइड बाय 6 कर दो, डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आ रहा है लगभग 23.83%। चेक करना, चेक करके लिखना 23.83%। पॉइंट्स में आएगा, उसको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन में एक चेंज किया है कि अब आपके पोर्टफोलियो में आपने बोरिंग भी ले आया। ये पोर्टफोलियो है, इसमें ये स्टॉक्स तो रहेंगे ही, ये बोरिंग भी आ गया। आपने बोरो करके मान लो 40 पैसे लाए और उस पैसे को आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो स्टॉक्स का वेट हो गया अभी 1.40। बोरो करके स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो पहले मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो अभी 40 हो गया। स्टॉक्स का रिटर्न आपने ऑलरेडी निकाल लिया है कि ये जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न 23.83% है। तो अब 1.4 इन्वेस्ट हुआ है तो इंटू 23.83 होगा,
और बोरिंग आपने किया है 12% पे, तो यहाँ पर आपको 12% इंटरेस्ट देना होगा। तो ये ऐड करेंगे, ये नेगेटिव आएगा, लेस कर देंगे इस पोर्शन को, तो आपका नेट इफेक्ट आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, जहां पर आपने बोरो करके अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो अभी लिखना नीचे एक नोट, expected return on the portfolio, expected return on the portfolio if this portfolio was increased by 40% through borrowed funds with the cost of borrowing at 12%, with the cost of borrowing at 12%, तो पोर्टफोलियो का वेट हो जाएगा 1.40 और बोरिंग का वेट होगा -0.40। पोर्टफोलियो पे रिटर्न कमाओगे 23.83%, बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे 12%, तो मेरा नेट रिटर्न कितना आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। आरपी इक्वल टू 1.40 इंटू ब्रैकेट 0.2383, ये हो गया स्टॉक का रिटर्न, प्लस ब्रैकेट में -0.4, ये हो गया वेट ऑफ बोरिंग, इंटू 0.12, तो कैलकुलेट करेंगे, उठाओ कैलकुलेटर, 0.2383 इंटू 1.4 इक्वल टू 33.362 आ रहा है, मेमोरी प्लस 0.4 इंटू 12 इक्वल टू 4.8 आ रहा है, मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल, तो आपका आंसर आएगा 28.562%। करेक्ट, 28.562%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ेगा, तो जो लोग रिस्क ज़्यादा लेने चाहते हैं उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ जाता है। ये इस चैप्टर का थीम भी है। ओके, तो पिछले 1-1.5 घंटे से यही चल रहा था, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो एक बार मैं वापस रिवाइज करवा दूं कि अगर मार्कोविट्स मॉडल से क्वेश्चन आएगा तो आपको लेना है अंडर रूट W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस प्लस जितने भी सिक्योरिटीज रहेंगे उनका W1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लेना है, प्लस 2 इंटू W1 W2 कोवेरिएंस, जितने भी पेयर्स बन सकते हैं हर एक पेयर का कोवेरिएंस लिखना है, दैट विल गिव यू रिस्क एज पर मार्कोविट्स मॉडल। अगर शार्प इंडेक्स मॉडल पूछा जाए तो पहले हम निकालेंगे पोर्टफोलियो बीटा, फिर हम निकालेंगे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, उसके बाद हम निकालेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, दैट इज समेशन ऑफ वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा ई आई स्क्वायर, उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा पोर्टफोलियो वेरिएंस, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस, राइट, दैट इज शार्प इंडेक्स मॉडल। ओके, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अगर क्वेश्चन में दी जाए जैसे 6-7 सिक्योरिटी, तो उस केस में आप क्या करना, शार्प इंडेक्स मॉडल यूज करना, कैलकुलेशन वाइज लोड कम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये शार्प इंडेक्स मॉडल और मार्कोविट्स मॉडल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कितनी भी वैरायटी का क्वेश्चन है कर पाएंगे। बोरिंग भी अगर बाद में दिया हो ऐड करना है तो जितने परसेंटेज आप बोरिंग करोगे उतने से पोर्टफोलियो का वेट बढ़ा देना है, मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो रिटर्न, और जो बोरो करोगे उसको माइनस वेट देना है इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट और द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट विल गिव यू द रिवाइज पोर्टफोलियो रिटर्न विद बोरिंग। उसी तरह रिवाइज पोर्टफोलियो रिस्क विद बोरिंग में क्या करना है, सीधा सीधा पोर्टफोलियो का वेट बढ़ा देना है 1 पॉइंट समथिंग इंटू जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, जो बोरिंग है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है। अब हम एक और सिंपल सा टॉपिक लेंगे, ये काफी ओवरडोज हो गया। नाउ विल टेक अ सिंपल टॉपिक कॉल्ड द थियरी ऑफ डोमिनेंस, और ये भी एक हाईली टेस्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में। अच्छी बात है, बहुत इजी है। तो पहले आपकी नोट्स पर आ जाते हैं।
कुछ देर के लिए लिखना बंद करेंगे। आप देखोगे पैराग्राफ 47, पैरा 47 पे आएंगे और वहां पेज नंबर 32 ऑफ दिस चैप्टर ये लिखा हुआ है। सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिखा है, एग्जाम्पल जो स्टूडेंट चाहे लिख सकते हैं अपने से फटाफट। सिक्योरिटी ए, थियरी ऑफ डोमिनेंस, मतलब मार्केट में दो स्टॉक है, हम किसका चुनाव करेंगे। ऑलरेडी जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर भी हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था। अब उसको थोड़ा एक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे कर लेते हैं। सिक्योरिटी ए इज सेट टू डोमिनेट बी, यानी हम ए का चुनाव करेंगे और बी का चुनाव नहीं करेंगे। कब? जब केस 1 ए हैज अ हायर रिटर्न फॉर द सेम रिस्क, ए हैज द हायर रिटर्न फॉर द सेम रिस्क, यानी ए का रिस्क बी के रिस्क के बराबर है, लेकिन ए का रिटर्न बी के रिटर्न से ज्यादा है। तो हमने डे 1 में डिस्कस किया गोल्डन रूल नंबर 1, इफ द रिस्क इज सेम द सिक्योरिटी विद द हायर रिटर्न विल बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखना, दो स्टॉक दिया है ए और बी, ए का रिटर्न है 15%, बी का रिटर्न है 10%, ए का रिस्क है 10%, बी का रिस्क है 10%। तो यहाँ पे कोई भी रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, आप क्या करेंगे, किस सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे? ए को सिलेक्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे ए विल डोमिनेट बी, ए विल डोमिनेट बी। गिवन अ चॉइस एवरी रैशनल इन्वेस्टर will select A because he earns higher return for the same risk. Okay, so A will be selected, B will not be selected. Anybody will go for A only. There is no reason to go for B if the risk and return is the only criteria for choosing an investment. Case 2, theory of dominance. Case 2 क्या कहता है? A has the same return for lower risk. A has the same return for lower risk. Example, लिखने वाले स्टूडेंट अच्छे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, आगे रेफरेंस के लिए काम आता है। अब देखना दो स्टॉक है ए और बी, रिटर्न दोनों का 10-10% दिया हुआ है और रिस्क दिया हुआ है 7 और 10। अब कोई भी रैशनल इन्वेस्टर, समझ इन्वेस्टर, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर क्या करेगा, वो बोलेगा मुझे रिटर्न तो बराबर ही मिल रहा है 10-10%, तो क्यों मैं अननेसेसरी हाई रिस्क लूं, क्यों मैं अननेसेसरी हाई रिस्क लूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोल रहा है 10% इंटरेस्ट देंगे एफडी पे, और रूपी कोऑपरेटिव बैंक भी बोल रहा है 10% इंटरेस्ट देंगे। तो जब दोनों ही मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं एसबीआई में इन्वेस्ट करूंगा या रूपी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करूंगा। आप देखेंगे रिस्क कहाँ कम है, जब रिटर्न इक्वल है तो रिस्क कंपेयर करते हैं, रिस्क ए में कम है तो ए विल बी डोमिनेटिंग स्टॉक, बी विल बी डोमिनेटेड स्टॉक, ए विल डोमिनेट बी। तो ए का सिलेक्शन होगा, बी को लोग रिजेक्ट करेंगे। अगर बीकॉम में भी 10 लाख रुपए है, सीए को भी 10 लाख रुपए है, क्या करेंगे? हाँ, बीकॉम रिस्क कम है ना, वहां पे पासिंग की प्रोबेबिलिटी 78% है, 80% है। सीए में आप जानती हैं, क्या बोलूं मैं, नोटबुक में एक और लाइन लिखना या बुक में एक और लाइन लिखना, बुक या नोटबुक में जो मैंने अपने से बाद में एक और ऐड किया, केस 3। केस 3 क्या है, ए हैज हायर रिटर्न, ए हैज हायर रिटर्न फॉर लोअर रिस्क। यहां पे तो डबल फायदा है, एक स्टॉक है ए, एक स्टॉक है बी, ए का रिटर्न है 15, बी का रिटर्न है 10, ए का रिस्क है 7 और बी का रिस्क है 10। तो हम किसे सिलेक्ट करेंगे? रिस्क देखेंगे तो ए का कम, रिटर्न देखेंगे तो ए का ज्यादा। तो यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है, ए में आपको रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी कम है, तो बोलो किसका सिलेक्शन करेंगे? एवरी रैशनल इन्वेस्टर हियर वुड सिलेक्ट ए, he earns higher return, okay, for lower risk, higher return for lower risk। तो इसको बोलते हैं थियरी ऑफ डोमिनेंस। रिस्क इक्वल है हाइयर रिटर्न को सिलेक्ट करना है, रिटर्न इक्वल है लोअर रिस्क को सिलेक्ट करना है, और जहां रिटर्न भी ज्यादा और रिस्क भी कम है तो वैसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके नीचे एक दो लाइन और लिखी है, अब मत लिखो। इन द अबव एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल लिए हमने,
A will be called dominating stock and B will be called dominated stock. Dominating stock, dominated stock. Dominating मतलब जो अच्छा है, रिस्क के मामले में अच्छा है या रिटर्न के मामले में अच्छा है, दोनों के मामले में अच्छा है. डोमिनेटेड स्टॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंट स्टॉक. तो अब आपको और दो टर्म आ गए आपके लाइफ में, डोमिनेटेड स्टॉक, एफिशिएंट स्टॉक. दैट मीन्स दे हैव अ हायर रिटर्न फॉर द सेम रिस्क, लोअर रिस्क फॉर द सेम रिटर्न, और हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क. एंड डोमिनेटेड स्टॉक्स आर कॉल्ड इनएफिशिएंट स्टॉक. तो जो बेकार स्टॉक है उनको बोलेंगे डोमिनेटेड स्टॉक और इनएफिशिएंट स्टॉक. यानी यहाँ पे हमें हायर रिस्क है या लोअर रिटर्न है, या लोअर रिटर्न एंड हायर रिस्क है. तो एक रैशनल इन्वेस्टर अगर मार्केट में उसके पास चॉइस है तो वो सिर्फ एफिशिएंट स्टॉक्स को ही चुनेगा. वो सिर्फ एफिशिएंट स्टॉक्स को ही चुनेगा. ओनली एफिशिएंट स्टॉक विल फॉर्म पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है. अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको एफिशिएंट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 50 में 2004 एग्जाम 8 मार्क्स. ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं कि मत पूछो, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है. थोड़ी सी गलती करेंगे तो 8 मार्क्स उनकी तरफ चले जाएंगे. ठीक है. फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज. ये 6 सिक्योरिटी के नाम क्या है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. पहले पढ़ लो, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में. रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन. Which of the three securities will be selected? Which of the three securities will be selected मतलब 6 में से कौन से 3 स्टॉक चुने जाएंगे? 6 में से अगर आपको चुनना हो 3, तो कौन से 3 चुनेंगे आप? और दूसरा क्वेश्चन है assuming perfect correlation. assuming perfect correlation मतलब कोरिलेशन कितना है? +1. परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है +1. R इज इक्वल टू +1. परफेक्ट कोरिलेशन अगर आप नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन दिया रहता तो -1. वैसे मन में डाउट आ रहा है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहना चाहते हैं या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहना चाहते हैं. तो इंस्टीट्यूट के जितने भी सजेस्टेड आंसर में ये क्वेश्चन आए हैं, तो हर बार उन्होंने परफेक्ट कोरिलेशन को +1 ही माना है. हम भी वही करेंगे और एक नोट लिखेंगे. अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन, क्वेश्चन पढ़ते हैं. एनालाइज वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 80% in security U and 20% in security W, or to invest 100% in Y. तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मान लो आपको ये 2 ऑप्शन हम देते हैं, तो आप क्या करोगे? एक ऑप्शन है जिसमें आप U एंड W में इन्वेस्ट करो. U में इन्वेस्ट करो 80% ऑफ टोटल फंड्स और W में इन्वेस्ट करो 20%. दूसरा ऑप्शन है कि हम आपको बोलते हैं कि आप पूरा 100% Y में लगा दो. तो आप क्या करेंगे? सॉल्व करने के बाद जवाब देना, अभी मत देना, कि आप U एंड W में इन्वेस्ट करेंगे, वो एक पोर्टफोलियो हो गया, या पूरा 100% Y में लगाएंगे. कभी भी बगैर सॉल्व किए जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना. कुछ बच्चे बोलेंगे पोर्टफोलियो इज बेटर देन द स्टॉक ऑलवेज. नो, आपको रिस्क और रिटर्न कंपेयर करना है. पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिटर्न, स्टॉक का रिस्क, स्टॉक का रिटर्न, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे. ठीक है. पहले मैं आपको 30 सेकेंड मौका दूंगा. आप आराम से इस टेबल को देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इस टेबल को, और 3 सिक्योरिटी को चुनना है. ठीक है. और अपनी नोटबुक में लिख कर रखना कि आपने किन 3 सिक्योरिटी को चूज किया.
तीन सिक्योरिटी आप लिख के रखो कि मैंने ये तीन चुना, और फिर हम देखते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। आपकी इंटेलिजेंस की टेस्टिंग, इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ देख कर जवाब देना है। पहला आंसर में कुछ किए बिना आपको सिर्फ देखना है और जवाब देना है। ओके, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने एक मन बना लिया होगा कि किन किन तीन स्टॉक्स को चुनना है, राइट। तो हम एक एलिमिनेशन का गेम खेलेंगे। पहले हम यू और वी को कंपेयर करेंगे। अगर मैं मार्केट गया, वहां पे पता चला दो स्टॉक यू और वी है, दोनों का रिटर्न 10 है, यू का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 और वी का 6 है, तो मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा? वाई को हम एलिमिनेट कर देंगे। वाई को लेने का वी को लेने का कोई फायदा नहीं है। वी एक इनएफिशिएंट स्टॉक है, क्योंकि इससे बेहतर स्टॉक यू अवेलेबल है मार्केट में, तो कभी भी हम वी को सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वी से बढ़िया एक स्टॉक अवेलेबल है जिसका रिस्क कम है, रिटर्न सेम है। तो अब हमारे इस खेल में से 6 में से एक खिलाड़ी आउट, वी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वी से बेहतर यू है। अब हम कंपेयर करेंगे यू एंड डब्ल्यू को, ठीक है। यू एंड डब्ल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यू का रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। तो फिलहाल यू और डब्ल्यू में से अगर हम कंपेयर करें, तो ना तो यू डब्ल्यू को बाहर कर सकता है, ना डब्ल्यू यू को बाहर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यू और एक्स को कंपेयर करेंगे। तो यू और एक्स को जब मैंने कंपेयर किया, तो मैंने कहा एक्स तो कभी यू के सामने टिक ही नहीं सकता, एक्स यू के सामने कभी भी टिक नहीं सकता है। कोई भी रैशनल इन्वेस्टर यू के होते हुए एक्स को नहीं सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यू का रिटर्न ज्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पे रिस्क सेम है, गोल्डन रूल नंबर 2, रिस्क सेम है तो हायर रिटर्न की ओर हम आकर्षित होंगे, ठीक है। तो दो खिलाड़ी बाहर हो गए। अब हम यू और वाई को कंपेयर करेंगे, तो यू और वाई की कंपैरिजन हो नहीं सकती, क्योंकि वाई का रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। तो वाई यू को एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है, और यू वाई को एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिस्क कम है, राइट। रिटर्न कम है, भले रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम है, तो अभी दोनों खेल में टिके हुए हैं। अब हम यू और जेड पे जाते हैं। यू और जेड को कंपेयर करना, दोनों का रिटर्न सेम है लेकिन जेड का रिस्क ज्यादा है, तो वाई क्या करेगा, सॉरी यू क्या करेगा, जेड को एलिमिनेट कर देगा। यू विल एलिमिनेट जेड। कौन बेवकूफ जेड में इन्वेस्ट करेगा जब यू अवेलेबल है, फॉर सेम रिटर्न लोअर रिस्क वाला स्टॉक अवेलेबल है, तो जेड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम डब्ल्यू और वाई को कंपेयर करते हैं, एक और बाकी है। डब्ल्यू की रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा, तो डब्ल्यू वाई को एलिमिनेट नहीं कर सकता। वाई का रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम है, तो वाई डब्ल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो फाइनली तीन खिलाड़ी जो अच्छे निकले वो है यू, डब्ल्यू, वाई। यू डब्ल्यू वाई, एक का रिस्क 5 है, रिटर्न 10 है। थोड़ा ज्यादा रिस्क है वाई का 6, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है 11, और थोड़ा ज्यादा रिस्क है 13, तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग सिक्योरिटी चुनेंगे, लेकिन यू, डब्ल्यू और वाई में ही वो कोई ना कोई सिक्योरिटी सिलेक्ट करेगा। ओके, अगर आपको बहुत रिस्क लेने की इच्छा है, बिकॉज बहुत हाई रिटर्न कमाना है, तो डब्ल्यू सिलेक्ट करो। आप अगर बहुत ही ज्यादा रिस्क एवर्स हैं, रिस्क से बहुत ही डरते हैं, तो आप यू सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप मॉडरेटली रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत रिस्क लेने को तैयार है, तो वाई सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला आंसर समझ में आ गया। पहला आंसर का मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, अच्छे से लिखना है। दो पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट लिखना हेडिंग सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी, सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी, सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे।
dominance, return, risk, security eliminated. Dominance, return, risk, security eliminated. अभी फर्स्ट लाइन समझना, हम इस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, ठीक है? एक एक को समझ समझ के पहले लिखो u ग्रेटर देन v का मतलब है डोमिनेट्स v, u डोमिनेट्स v। अगर आपको ग्रेटर देन नहीं लिखना है तो डोमिनेट्स वर्ड यूज कर सकते, u डोमिनेट्स v। अब उसका रीजन क्या है? रिटर्न्स आर इक्वल, दोनों का रिटर्न 10-10 है, बट u का रिस्क लोअर है, u का रिस्क लोअर है, लोअर रिस्क इन u। रिटर्न्स ऑफ बोथ आर इक्वल, रिस्क ऑफ u इज लोअर। तो यहां पे लिखा सिक्योरिटी एलिमिनेटेड v। एक बार जो एलिमिनेट हो गया वापस उसको डिस्कस ही नहीं करना, एक बार जो बाहर तो बाहर, दोबारा अंदर नहीं आ सकता। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे गेम, एक बार आउट तो आउट, ओके, एक बार बैट्समैन आउट, आउट, ओके। u डोमिनेट्स x लिखना, u डोमिनेट्स x, रीजन u हैज हायर रिटर्न, u हैज हायर रिटर्न एंड रिस्क क्या है? इक्वल, रिस्क ऑफ बोथ आर इक्वल। इतना भी लिखा तो ठीक है, रिस्क ऑफ बोथ सिक्योरिटीज आर इक्वल या जस्ट इक्वल। तो अब कौन सा सिक्योरिटी एलिमिनेट हो गया? x। x को कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा, जब u है तो x को सिलेक्ट क्यों करेंगे? अगला u डोमिनेट्स z, u डोमिनेट्स z, रिटर्न्स आर इक्वल, रिस्क इज लोअर। देख रहे हैं दोनों का रिटर्न 10-10 है, u का रिस्क लोअर है, तो जब आपको सेम रिटर्न लोअर रिस्क पे मिल रहा है तो आप u को सिलेक्ट करेंगे, z इज एलिमिनेटेड। सो ये तीनों जो है, ये तीन इनएफिशिएंट स्टॉक है। Inefficient stocks will not form part of portfolio of any rational investor. Inefficient stocks will not form part of the portfolio of any rational investor. अब बाकी जो तीन है वो आपके रिस्क प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जो बाकी तीन बच गए वो इन्वेस्टर के रिस्क प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो किसे सिलेक्ट करेगा। तो नीचे मैं एक नोट लिखूंगा, इसके टेबल के नोट लिखना, द सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज, नोट लिखना, नोट हेडिंग तो वही है, उसके नीचे लिख रहे हैं नोट, द सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर, द सिक्योरिटीज टू बी सिलेक्टेड आर U, W and Y, U, W and Y, U, W and Y. Out of these three securities, the ultimate selection will depend upon, the investor's attitude towards the risk. The ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. The ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. Next line. An investor who does not want to take high risk, will select U. U क्यों? Because U का जो standard deviation सबसे कम है. An investor who does not want to take high risk will select U. या highly risk averse investor will select U. Okay, इसको बोलते हैं highly risk averse investor. Next line. The investor who wants to take moderate risk, will select security Y. And the investor who wants to maximize his return,
into bracket risk aggressive investor wants to maximize his return, ब्रैकेट में क्या लिखना है, रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर, यहां पे लिखना है रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर will select security W, will select security W। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इफ यू आर अ हाईली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर विच सिक्योरिटी यू विल सिलेक्ट, तो जो UWI आया उसमें जो सबसे लोएस्ट रिस्क है उसको आपका आंसर लिखना है, और विच सिक्योरिटी विल बी सिलेक्टेड बाय द रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो जिसका रिस्क ज्यादा होगा। पहले तो हमें ये शॉर्टलिस्ट करना है, एफिशिएंट स्टॉक्स को पहले शॉर्टलिस्ट करना है और उसमें से फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन वेदर इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट 80% इन U एंड 20% इन W और टू इन्वेस्ट 100% इन Y। तो U प्लस W में इन्वेस्ट करेंगे या ओनली Y में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, U प्लस W का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकालेंगे, Y का रिस्क और रिटर्न क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ ही है, फिर कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। लिखना नेक्स्ट हेडिंग स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ U एंड W, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ U एंड W। नेक्स्ट लाइन नोट, next line note, perfect correlation is assumed to be, perfect correlation is assumed to be perfect positive correlation, perfect correlation is assumed to be perfect positive correlation, therefore next line लिखना calculation of return of portfolio, calculation of return of portfolio, तो आप चाहो तो टेबल बना के कर सकते हैं या डायरेक्टली लिखना है तो 10 इंटू 0.8 प्लस 15 इंटू 0.2, जिनको जैसे लिखना हो लिख लो, कोई बात नहीं। टेबल बनाने वाले 4 कॉलम लिखेंगे, सिक्योरिटी रिटर्न इन परसेंटेज वेट, वेट इंटू रिटर्न, सिक्योरिटी UW रिटर्न 10%, 15%, वेट 0.8, 0.2, वेटेड रिटर्न 8 एंड 3, टोटल 11%। इजी है, ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए, टाइम कम हो एग्जाम में, डेकोरेशन मत करना। 10 इंटू 0.8 प्लस 15 इंटू 0.2 इक्वल टू 11%, एक लाइन में लिख देना। अभी आपको मैंने फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, याद करो, अगर R इज इक्वल टू +1 है, 2 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, portfolio risk will be weighted average risk, portfolio risk will be weighted average risk। सिर्फ जब R इक्वल टू +1 हो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क weighted average risk होता है, ठीक है। तो अभी आप लिखना पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू W, कैपिटल W मतलब वेट ऑफ U इंटू सिग्मा U प्लस वेट ऑफ W इंटू सिग्मा W। वेट 0.8 है, 0.2 है, और सिग्मा U क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन ऑफ द टेबल, सेकेंड लाइन ऑफ द टेबल 5 है और यहाँ 13 है। सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। तो 6.6% आ रहा है, यानी अगर मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 11 है और एक्सपेक्टेड रिस्क 6.6% है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन ये लिखना, रिटर्न ऑन स्टॉक Y, अगर अब 100% Y में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 11% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक Y 11%, रिस्क ऑफ स्टॉक Y 6%, क्योंकि 100% है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब कंपेयर करो, रिटर्न दोनों का 11-11 है, लेकिन रिस्क Y का कम है, returns are equal, risk is low, security Y will be selected instead of the portfolio। तो नोट लिखेंगे डिसीजन, the investor should invest in security Y
the investor should invest in security Y as the returns are same, but the risk is lower. As the returns are same, but the risk is lower. As the returns are same, but the risk is lower. तो ये फायदा है इस चैप्टर का पढ़ने से कि आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमारा प्रोसेस है सीखने का, कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको कैसे लिखना है, आगे बढ़ना है, ये दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 सेम प्रॉब्लम, लेकिन ये क्वेश्चन 2 एग्ज़ाम में आ चुका है 6-6 मार्क्स के लिए, नवंबर 2002, नवंबर 1996। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। एक ही फॉर्मेट रहता है उनका क्वेश्चन पूछने का, ABCDEF, रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है। इस बार उन्होंने पूछा है विच ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन चेंज किया है। पिछली बार आपको हिंट दिया था कि 3 स्टॉक एफिशिएंट है। इस बार उन्होंने हिंट नहीं दिया कि कितने स्टॉक एफिशिएंट है, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। और दूसरा क्वेश्चन है जो पिछले प्रॉब्लम से मैच कर रहा है, अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन, फिर से हम अजम्पशन करेंगे +1 का। एनालाइज वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा डिफरेंट है। एक पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट करोगे जिसमें ये 2 सिक्योरिटी होंगी, क्या इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, या कोई ऐसी सिक्योरिटी है कि हम सिर्फ अगर 100% उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो शायद हमें फ़ायदा हो। कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले क्या करेंगे, विच ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड। पहले 5-10 सेकेंड आप देखो इस डेटा को, टेबल को देखो पिछले क्वेश्चन की तरह, और मुझे बताओ कि क्या बेटर रहेगा। आराम से देखो इस टेबल को एंड टेल मी कि कौन सी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना अप्रोप्रिएट रहेगा। जैसा पिछली बार मैंने किया था ना, एलिमिनेशन प्रोसेस, वैसे करना है। 2 सेकेंड और। एलिमिनेशन राउंड करो, ए और बी में देखो कौन एलिमिनेट होगा। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद ए और बी में बी एलिमिनेट होगा, क्योंकि बी का रिस्क ज़्यादा है। ए और सी में कोई एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकता, सी का रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा है। ए और डी में डी एलिमिनेट होगा, डी का रिटर्न कम है फॉर द सेम रिस्क। ए और ई में कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकता, ए और ई में, बिकॉज ई का रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा है वो। तो कुछ इन्वेस्टर हाइयर रिटर्न के लिए हाइयर रिस्क ले सकते हैं। और ए और एफ में एफ एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एफ का रिस्क ज़्यादा है फॉर द सेम रिटर्न। सी और ई में कोई किसी को एलिमिनेट नहीं करेगा, सी और ई, क्योंकि सी का रिस्क ज़्यादा है तो सी रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा है। तो जो इन्वेस्टर हाइयर रिटर्न चाहते हैं, हाइयर रिस्क लेने को तैयार है, वो सी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज का टेबल बनाएंगे। लिखना .1 सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, डोमिनेंस, रिटर्न, रिस्क
security eliminated, dominance, return, risk, security eliminated. डोमिनेंस में लिखना है ए डोमिनेट्स बी, ए डोमिनेट्स बी, क्वेश्चन सामने। रिटर्न्स आर इक्वल, दोनों का रिटर्न 8-8 है। रिस्क ऑफ ए इज लोअर, रिस्क ऑफ ए इज लोअर। सिक्योरिटी एलिमिनेटेड बी, बी को कोई नहीं चूज करेगा ए के अवेलेबिलिटी पे। नेक्स्ट लाइन, ए डोमिनेट्स डी, स्पीड बढ़ाओ, ए डोमिनेट्स डी, रिटर्न्स आर हाइयर, रिस्क इज इक्वल, सिक्योरिटी एलिमिनेटेड डी, सिक्योरिटी एलिमिनेटेड डी। ए का रिस्क कम है, सॉरी ए का रिस्क इक्वल है लेकिन रिटर्न ज्यादा है, तो ए को सिलेक्ट करो। डी को क्यों सिलेक्ट करेंगे, डी को रिमूव करो, डी इनएफिशिएंट है। ए डोमिनेट्स एफ, थर्ड लाइन, ए डोमिनेट्स एफ, क्यों, क्योंकि रिटर्न्स आर इक्वल, दोनों का रिटर्न 8-8 है। रिस्क इज लोअर, ए का रिस्क कम है। सिक्योरिटी एलिमिनेटेड एफ, ये जो 3 सिक्योरिटी है ये इनएफिशिएंट है। तो अब हमारा नीचे एक नोट लिखना, नोट, सेम नोट कॉपी करेंगे, नोट सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो, नोट सेम एज क्वेश्चन नंबर 50। आपका टाइम कीमती है, घर जाके सिर्फ जहां हमने पिछले बार UWY लिखा था उसकी जगह आपको A, C एंड E लिखना है। नोट लिखना, द सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर, चलो मैं लिखवा देता हूं, आप तो लिखेंगे नहीं। सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर A, C एंड E, सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर A, C एंड E। Out of these three securities, out of these three securities, the ultimate selection will depend upon, the ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. The ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. The investor's attitude towards the risk. Next paragraph. An investor who does not want to take high risk, an investor who does not want to take high risk will select A, will select A, will select A. The investor who wants to take, the investor who wants to take moderate risk, the investor who wants to take moderate risk will select security E, will select security E. And the investor who wants to, and the investor who wants to maximize his return, investor wants to maximize his return, in bracket risk aggressive investor, will select security C, will select security C, will select security C, right? तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन 52 होमवर्क में ट्राई करने दूंगा। जब अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन 52 आप करके रखना, तो एक समझ में आएगा कि आपने ये थियरी ऑफ डोमिनेंस समझ लिया है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।